अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की इस साल जो इन्होंने न्यू बुक भेजी है उसका 5वां चैप्टर है। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम बेसिकली वायरस की डिस्कवरी होगी और दूसरा और वायरस का स्ट्रक्चर होगा। और इधर एक और बात मैं वजाहत कर दूं कि जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक के मैंने पहले से ही नोट्स बना लिए हैं और मैं आपको उन नोट्स में से डायरेक्टली पढ़ाऊँगा, ताकि आपका टाइम भी बचेगा और दूसरा आप उसको जल्दी मेमोराइज़ भी कर सकेंगे, क्योंकि बुक के अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। और दूसरी बात इसमें ये होगी कि तीसरी बात इसमें ये होगी कि मैं इसके जो नोट्स जो मैं इधर लिखे हुए हैं सारे मैं आपको उसके PDF फॉर्म के अंदर लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम ज़ाया कि हम शुरू करते हैं। जो बातें बुक में लिखी हैं वो मोटी मोटी बातें वो मैंने सारी इधर इस नोट्स में कवर कर ली है। जैसे कि इधर कहता है कि नेम वायरसेस वाज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वेनम, जिसका मतलब था पॉइजन या स्लाइमी लिक्विड, जो कि आपकी बुक जो है वो कहती इसे पॉइजन या स्लाइमी वर्ड से रिप्रेजेंट करती है। दूसरा पॉइंट कहता है वी इन 1984 एन असिस्टेंट ऑफ लुइस पास्चर। देखिए, लुइस पास्चर कौन थे? लुइस पास्चर वाज अ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स मुतारिफ करवाई थी कि टाइनी क्रिएचर को स्टडी करने के लिए, जिनको हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। बेसिकली लुइस पास्चर वाज अ केमिस्ट, फ्रेंच केमिस्ट। उनके ही एक असिस्टेंट थे जिनका नाम था कैम्बरलैंड, जिन्होंने क्या इन्वेंट किया था? पोर्सलीन वाटर फिल्टर इन्वेंट किया था, जिसको बाद में जिसको बाद के में चैम्बरलैंड एंड पास्चर के नाम से मशहूर हुआ। और उसको फिर उस फ़िल्टर का जो बेसिकली काम था वो क्या था कि आइसोलेट करता था किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लाइक अ बैक्टीरिया, किसमें से? किसी भी इन्फेक्शन सैंपल में से, या कोई भी लिक्विड हो इन्फेक्शस उसको सैंपल करते थे और उसको उसमें से गुजारते थे उस लिक्विड को, उस सैंपल को। तो उसमें होता क्या था? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो रिमूव हो जाते थे या सेपरेट हो जाते थे। ये बात आपको इन तीसरे पॉइंट में क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से चौथे पॉइंट में कहते हैं कि जो पोर्सलीन, उस फ़िल्टर, वाटर फ़िल्टर का नाम तो क्या था? पोर्सलीन फ़िल्टर। अच्छा, उस पोर्सलीन फ़िल्टर के अंदर क्या था? जो एक पोर था ना फ़िल्टर, जैसे कि इधर मैं समझा लूँ कि ये पोर बने हुए हैं। ये जो पोर था इसके जो डायमीटर था वो कितना था? 0.1 माइक्रोन था। और जो बैक्टीरिया था वो इस पोर से ज़्यादा बड़ा होता था, जिसका जो टोटल डायमीटर कितना था? ग्रेटर देन 0.2 माइक्रोन, जो कि इसमें से पास नहीं होता था, वो ऊपर ही रह जाता था। और जो भी एक्सट्रैक्ट, जो भी सैंपल या लिक्विड होता था वो क्रॉस कर जाता था, तो बैक्टीरिया ऐसे रिमूव हो जाते थे। सिंपल सी बात है, वो आपको समझ में ही आ गई होगी। ये पेपर इन्होंने इन्वेंट किया। तो अब इस तरीके से फिर उसके बाद हम वापस हिस्ट्री पे चलते हैं। अब हिस्ट्री में क्या होता है कि हिस्ट्री में कहते हैं कि डिमेट्री आइवानोव्स्की थे, जिन्होंने 1892 के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? चैम्बरलैंड का फ़िल्टर पेपर यूज़ किया। उसमें से एक एक्सट्रैक्ट जो कि टोबैको म्यूज़िक प्लांट में से, क्योंकि वो क्या था, वो इन्फेक्शन का शिकार हुआ था, उन्होंने उस यानी कि सिक प्लांट का, बीमार पौधे का एक्सट्रैक्ट लिया और उसको किस में से गुजारा? उस पेपर में से गुजारा, उस फ़िल्टर में से गुजारा। तो पता ये चला कि फ़िल्टर में से भी गुजारने के बाद, यानी कि ही नोटिस दैट एक्सट्रैक्ट कॉज डिजीज आफ्टर रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि उन्होंने उस फ़िल्टर को, उस एक्सट्रैक्ट को गुजार लिया था, यानी कि बैक्टीरिया भी रिमूव हो चुके थे। तो आप ये पढ़ेंगे इस नोट को, कहते हैं कि ही नोटिस दैट एक्सट्रैक्ट कॉज डिजीज आफ्टर रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया थ्रू पोर्सलीन फ़िल्टर, यानी कि पोर्सलीन फ़िल्टर से गुजारने के बाद भी क्या कॉज कर रहा है? डिजीज़ कॉज कर रहा है। तो इससे ये पता चल गया कि कोई एक ऐसा एजेंट है जो बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटा है और डिजीज़ कॉज कर रहा है। ये बात उन्होंने लिखा है। उन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा, ही कॉन्क्लूडेड दैट द फिल्टर कंटेन इन्फेक्शियस कंपोनेंट स्मॉलर देन बैक्टीरिया विच कॉज TMD। TMD का मतलब क्या था? टोबैको मोज़ेक डिजीज़ जो कॉज कर रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक और अच्छे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? WM स्टैनले, जिन्होंने 1935 के अंदर उस इन्फेक्शियस पार्टिकल को नाम क्या दिया? वायरस का। तो इस बात को आपने याद रखना है कि स्टैनले ने वायरस को नाम दिया था, उससे पहले फिल्टरेबल एजेंट का नाम दिया जाता था या फिल्टरेबल इन्फेक्शियस पार्टिकल का नाम दिया जाता रहा था। ये बात थी, ये प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस को डिस्कवर किया और इस तरीके से वायरस की हिस्ट्री बनी। तो अगर हम और इधर कुछ नाम भी लिखे हुए हैं और आपकी बुक के अंदर, जो कि मैंने इधर आपको दिखा दिए।
अब अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैंने इधर एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम ली हुई जो कि बेसिकली दिस इज़ अ वेरी रफ डायग्राम, जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस की, आपको पता है कि टोबैको मोज़ेक वायरस इज़ अ रॉड शेप वायरस। तो इसका हमने पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को लेके इसे जूम करके इसको स्टडी करने के लिए मैंने एक डायग्राम हाथ से बनाई हुई, ताकि क्योंकि हाथ से डायग्राम को समझना आसान होता है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर उसके दो पार्ट होते हैं, एक आउटर पार्ट होता है, एक इनर पार्ट होता है, जिसको हम इनर कोर भी कहते हैं। आपकी बुक ने इनर कोर का नाम दिया है। अगर हम आउटर कवरिंग की बात करते हैं, जो कि ये आउटर कवरिंग है, दिस इज मेड अप ऑफ कैप्सिड। आपने देख लिया कैप्सिड को कहाँ से कहाँ तक लिया हुआ है इस डायग्राम के अंदर, आप इजीली देख सकते हैं लेबलिंग में कैप्सिड की बनी हुई होती है। और जो कैप्सिड के अंदर जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे यूनिट्स ये वाले, इनको हम बोलते हैं कैप्सोमर। क्या बोलते हैं इनको हम? कैप्सोमर होते हैं। अच्छा, कैप्सोमर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं हर एक पर्टिकुलर टाइप की वायरस के अंदर। काउंटेबल कैप्सोमर्स होते हैं जो उनकी क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कुछ वायरस होते हैं जिनके पास ये काउंटेबल होते हैं, उनकी काउंटिंग के हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं कि ये वायरस ये वाला होगा तो उसके पास इतने कैप्सोमर होंगे, अगर ये वाला वायरस होगा तो उसके पास कैप्सिड में इतने कैप्सोमर होंगे। कैप्सोमर क्या होता है, अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कैप्सोमर जो होता है, कैप्सोमर बेसिकली प्रोटीन क्या होता है, कैप्सोमर इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो कैप्सिड होता है वो बना हुआ होता है किससे? प्रोटीन से, जिसको हम कैप्सोमर कहते हैं। सिंपल सी बात है कि कैप्सोमर इज़ अ प्रोटीन ऑफ कैप्सिड। इसी तरीके से अगर हम अगले पॉइंट में बढ़ते हैं तो कहता है कि इन सम वायरस, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके पास इन्वेलप होता है। इन्वेलप इज़ प्रेजेंट, यानी कि इन्वेलप इज़ प्रेजेंट विथ कैप्सिड, जो क्या बनाता है, कोड बना। सिंपल सी बात है। विच इज़ मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन, जो किससे बना हुआ होता है, लाइपोप्रोटीन से बना हुआ होता है। और जो किससे ड्राइव होती है, यानी कि उसका जो इन्वेलप होता है किससे ड्राइव होता है, यानी कि होस्ट सेल से। यानी कि जब वो अपनी मशीनरी बना देता है होस्ट सेल के अंदर, तो अब उस वायरस को बाहर भी तो निकलना है। जब वायरस बाहर निकलता है सेल में से, तो जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी लिपोप्रोटीन की बनी होती है, सही, लिपिड्स की बनी होती है। तो वो उसी ही लेयर को ले लेता है और फिर उसको अपने ऊपर कवर कर लेता है कैप्सिड के साथ। ये कैप्सिड होगा, ये इन्वेलप होगा। तो कैप्सिड और इन्वेलप के साथ कवर हो जाता है, तो वो कौन सा वायरस कहलाता है, इन्वेलप्ड वायरस कहलाता है। सही है, मैंने इन्वेलप वायरस से आगे एग्जांपल भी दी हुई कि कौन कौन से इन्वेलप वायरस है। तो इसी तरीके से जो कैप्सिड होता है उसकी वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो हेलिकल कैप्सिड हो सकता है, या तो आइकोसाइडल कैप्सिड हो सकता है, और दूसरा हेलिकल कैप्सिड हो सकता है। इधर अब दूसरी तरफ आ जाते हैं हम इधर इनर साइड को समझने के अंदर, यानी कि इनर साइड, या हम इसको ये भी कह सकते हैं, जो दूसरा पॉइंट था हमारा इनर कोर का, बोलता है कि द इनर साइड, यानी कि इनर कोर ऑफ कैप्सिड इज़ कॉल्ड इनर कोर। यानी कि जो कैप्सिड के अंदर ये इनर साइड होती है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा इसको पढ़ने के बाद, तो आपको इससे ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो इनर कोर होती है उसको हम, वो किसके अंदर होती है, कैप्सिड के अंदर की जो वो बनी हुई होती है साइड, उसको हम इनर कोर कहते हैं। जहाँ पे जीनोम होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं। या तो वो डबल स्टैंडर्ड होंगे, या तो वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे, या डीएनए होंगे। सिंपल सी बात है। और उधर कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ये मैंने बड़ी मोटी मोटी बात है ताकि आपको याद आ जाए। अब इधर कुछ स्पाइक्स होते हैं। ये जो स्पाइक्स होते हैं, ये स्पाइक्स किसके बने हुए होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। इनको हम स्पाइक्स कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। और ये जो स्पाइक्स होते हैं बेसिकली क्या काम करते हैं, किसी भी वायरस के लिए हेल्प करते हैं सेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। रिकॉग्नाइज से मुराद के जो भी वायरस होगा वो सेल को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचान के बैठेगा। किससे बैठेगा, पहचान करेगा। तो जो रिकॉग्निशन की जो एबिलिटी आती है वायरस के पास, वो कहाँ से आती है, स्पाइक्स के पास से आती है। इनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइक्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं कि स्पाइक्स के ऊपर ही होती है। स्पाइक्स किससे जुड़े हुए होते हैं, मेम्ब्रेन से। उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, एनवेलप से, जो लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। स्पाइक्स ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। और इधर आप जो ब्लू में स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको हम कैप्सिड कहते हैं, और जो कि कैप्सोमर से बने हुए होते हैं। और इसका जो ये अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इनर कोर बोलते हैं, जिसमें आपके उस न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए की फॉर्म में पहले से मौजूद होता है। इसमें कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि एंजाइम की फॉर्म में एक्ट करते हैं। ये सिंपल सी बात है जो आपने वायरस के स्ट्रक्चर को समझा, पढ़ा और समझ में आया। इधर मैंने कुछ आइकोसाइडल वायरसेस की एग्जांपल दी हुई है और हेलिकल वायरस की भी एग्जांपल दी हुई है। तो इधर आप देख सकते हैं कि पेपिलोमे वायरस, रेनो वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हब्स वायरस आता है आइकोसाइडल। और आइकोसाइडल की जो कैप्सिड की जो अरेंजमेंट होती है कुछ इस तरीके से होती है। आप देख रहे हैं आइकोसाइडल अरेंजमेंट कुछ इस तरीके की होती है। और जो आपके पास जो हेलिकल टाइप की जो अरेंजमेंट होती है कुछ इस तरीके की होती है। आप देख रहे हैं, सिंपल सी बात ये सारे आपको लेबलिंग में भी दिख रहा होगा कि कैप्सोमर का छोटा सा एक यूनिट है। तो इससे आपको पता चल गया है कि, और इधर मैंने सारी एग्जाम्पल भी डाली हुई हैं, इबोला वायरस, रेबिस, मम्स एंड मीजल्स एंड इन्फ्लुएंजा वायरस।
सिंपल सी बात है। तो आज अगर आपको थोड़ा-सा भी समझ में आया तो काइंडली आप मेरे इस चैनल को लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप सिंध बोर्ड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो ये चैनल आपके काम का है और हम मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। आप मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। और इसके जो नोट्स होंगे मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।